प्रिय किसान भाइयों, डियर स्टूडेंट्स, जैविक खेती से जुड़े हुए सभी देवियों और सज्जनों, मैं डॉक्टर DK सिंह, प्रोफेसर पंतनगर यूनिवर्सिटी। जैसा कि पिछले वीडियोस में भी मैं जैविक खेती के बारे में आपको बताता आ रहा हूं कि जैविक खेती किस तरह से करें, कैसे करें। मैं आज आपको जैविक खेती में चूँकि पोषक तत्व प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, मैं उसके बारे में कंपोस्ट कैसे बनाएं, किस तरह से बनाएं, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि बहुत सारे स्रोत पोषक तत्वों के होते हैं। पोषक तत्व प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। बिना पोषक तत्व प्रबंधन के जैविक खेती या कोई भी खेती करना संभव नहीं है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्लांट तो पोषक तत्व आयन के रूप में लेता है, चाहे आप जैविक से दें चाहे अजैविक से दें, केमिकल से दें। ये सही है कि प्लांट आयन के रूप में लेता है, लेकिन केवल आयनिक साइंस ही नहीं है, इससे आगे भी बहुत सारी साइंस है जिसमें आयन को कौन कन्वर्ट करता है। आयन को कन्वर्ट करने में जीवाणुओं का रोल होता है। बहुत सारे जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, नाइट्रीफायर्स होते हैं, फास्फोरस सॉल्युबलाइजर्स होते हैं, जिंक सॉल्युबलाइजर्स होते हैं, और सूक्ष्म पोषक तत्व सॉल्युबलाइजर्स होते हैं, पोटेशियम सॉल्युबलाइजर्स होते हैं, सल्फर सॉल्युबलाइजर्स होते हैं। इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है पोषक तत्व को उपलब्ध कराने में पौधों को। तो केवल आयनिक साइंस नहीं है, ये तो सही है कि आयन के रूप में लेते हैं, लेकिन आयन को कन्वर्ट करने में भी ये जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी हम जैविक खेती के अंतर्गत करते हैं, वो हर एक एक्टिविटी किसी न किसी एक दूसरे एक्टिविटी से कनेक्टेड होता है। वो एक दूसरी एक्टिविटी को इम्पैक्ट डालता है, उस पर इफ़ेक्ट डालता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम आपको वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाएं या वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाएं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आप यहाँ जैसे कि देख रहे हैं, बहुत सारे हमने पिच यहाँ बनाए हुए हैं, बहुत सारे गड्ढे बनाए हुए हैं, और हमने जो 5 गड्ढे शुरू के बनाए हुए हैं, ये थोड़े से गहरे हैं, 3 फीट तक गहरे हैं, 2.5 से 3 फीट। और इसके बाद हमारे 5 फीट और हैं जो कि थोड़ा कम गहरे हैं, 2 फीट ही गहरे हैं, और उसमें एक दूसरे में होल है। उसके अलावा 5 फीट 5 और बनाए हुए हैं पिट, कुल ये 15 फीट बनाए हुए हैं। और ये हमने इसलिए बनाए हुए हैं कि देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि हर एक एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी है, वो एक दूसरे से लिंक होती है। जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो कंपोस्ट बनाते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले जो 5 फीट हैं, उन 5 फीटों को पहले भर लें, और भर के जैसे कि आप देखें कि इसमें ऊपर से कुछ ये अवशेष, फसलों के अवशेष ऊपर से डाल दिए गए हैं, या फिर हमने इसको जो है प्लास्टिक से भी मैं कभी कभी ढक देता हूँ। अब इसमें क्या होता है कि ये लगभग इसको ढक के या किसी चीज़ से ढक के और लगभग 30 से लेकर 40 दिनों के लिए इसको ऐसा छोड़ देते हैं। अब इसमें गर्मी पैदा होती है। जो कंपोस्ट है, जो मटेरियल है, चाहे वो गोबर की खाद हो, चाहे गोबर हो, चाहे वो गोबर की खाद नहीं कहेंगे, गोबर हो, चाहे वो फसलों के अवशेष हो, चाहे गोबर और फसलों के अवशेष मिक्स हों, इन सबको जो है पिट में भर के इनको ऊपर से ढक देंगे तो इसमें गर्मी पैदा होती। जब गर्मी इसमें पैदा होगी तो बहुत सारे जो जीवाणु होते हैं जो कि रोग फैलाते हैं फसलों में, वो जीवाणु समाप्त हो जाएंगे। मैंने ये देखा है, हमने अध्ययन भी किया हुआ है, मेटाजेनोमिक स्टडी किया हुआ है कि जैविक में एग्रीकल्चरल इम्पॉर्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि सूक्ष्म पोषक तत्वों को उपलब्ध करवाते हैं, जो कि एग्रीकल्चरल के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा पाई जाती है। और उसमें किसी भी प्रकार के जो जिनको कहते हैं क्लिनिकल बैक्टीरिया, जो कि रोग फैलाते हैं, उस तरह की बैक्टीरिया इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो जब इसको हम अगर इसको ढक देंगे तो ये इसको बोलते हैं थर्मोफिलिक फेज। इसमें गर्मी पैदा होती है और उस गर्मी में जितने खरपतवार के बीज होंगे,
जितने कीड़ों के अंडे होंगे या कीड़ों के प्यूपा होगा वो सब इसमें ख़त्म हो जाएंगे, और साथ साथ जो इसमें क्लिनिकल माइक्रोब्स हैं, जीवाणु हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अब इसको 30 से 40 दिन के बाद फिर हम पुनः इसको ट्रांसफ़र करते हैं इस तरह के गड्ढे में, जो कि कम गहराई का गड्ढा होता है, और इसको बोलते हैं इसको मेसोफिलिक फेज, जो जिसमें कि इसको पलटते हैं और ये नॉर्मल तापमान पे आ जाता है। जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, उसके नॉर्मल तापमान पे इसको ले आते हैं, और नॉर्मल तापमान पे ले आके फिर आप इसमें केचुओं को छोड़ दिया जाता है। और केचुए जो है वो अगर इसमें देखेंगे बहुत सारे केचुए इसमें हैं, इसमें भी हैं बहुत सारे केचुए जो पड़े हुए हैं। आप देखें तो इसको जो ऊपर से ये केचुए इसमें अपना काम कर रहे हैं, केचुए ये बना रहे हैं खाद, और इस तरह से तो इसमें केचुए जब, और अगर बीच बीच में होल है तो केचुए एक दूसरे पिट में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हालांकि अभी बारिश हुई है, थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर ज़्यादा हो गया है, नमी ज़्यादा हो गया है। अगर बारिश ना हो तो इसमें पानी का छिड़काव कम से कम 60 से लेकर 70% तक नमी बनाए रखें। उससे क्या होगा कि केचुए ऊपर से नीचे तक उनके मूवमेंट में, केचुए के आवाजाही में कोई रुकावट नहीं होगी, और केचुए इस तरह से खाद बन जाएगी। अगर आप मान लीजिए केचुए के खाद नहीं भी बनाते हैं, तब भी इसको अलट पलट के और इसको खाद को तैयार कर सकते हैं। जब ये खाद इसमें तैयार हो जाए, चाहे केचुए की खाद हो, चाहे ऐसे ही कंपोस्ट हो, जो नॉर्मल कंपोस्ट होता है, सामान्य कंपोस्ट होता है, उनको फिर हम आगे के जो पिट हैं उसमें डाल देते हैं, और डाल के ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का पाउडर उसमें छिड़क देते हैं। या कोई आपके पास बायो फर्टिलाइज़र है, जो भी बायो फर्टिलाइज़र है, नाइट्रीफायर्स हैं, एजोटोबैक्टर है, जो स्पिरिलम है, राइजोबियम है, या फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, पीएसबी जिसको बोलते हैं, उन सबको उसमें ऐड कर दें, क्योंकि तापमान ज़्यादा नहीं रहेगा और ये छाया में रहेगा। उन सबको ऐड करके अगले के उसमें लगभग 10 दिन के लिए उसको इसमें छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो, और उसके साथ साथ जो है उसमें पंत बायो एजेंट 3 जिसको कि जो कि हमारे यहाँ मिलता है, वो ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का बायो इनोकुलेंट जिसको बोलते हैं, ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर को उसमें ऐड कर देते हैं। तो वो उसकी जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी जो कंपोस्ट की क्वालिटी है या वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी है, वो क्वालिटी में उसकी वृद्धि होती है। और जब वो कंपोस्ट हमारे खेत में जाता है तो फसलों को पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। क्योंकि मैंने ये पाया है, प्रायः ये मैंने देखा है कि किसान भाई लोग यहीं थोड़ी सी गलती करते हैं, कंपोस्ट को बहुत बढ़िया तरीके से सड़ाते नहीं हैं, या कंपोस्ट को गर्मी नहीं प्रदान करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास पिट नहीं बना है, कंपोस्ट आप ढेर में लगा रहे हैं, तो उस ढेर को भी आप 30 से लेके 40 दिन तक उसको प्लास्टिक से ढक दें और चारों तरफ से दबा दें, जिससे उसमें गर्मी पैदा हो, और गर्मी पैदा हो के उसमें जो भी क्लिनिकल जीवाणु जिसको बोलते हैं, या जो भी रोग फैलाने वाले कीटाणु हैं, वो मर जाएंगे, और उसमें जितने अंडे होंगे उसके कीड़ों के, वो सब ख़त्म हो जाएंगे, और साथ साथ उसमें जो है उसकी गुणवत्ता भी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमने पाया हुआ है कि अगर कंपोस्ट आप कच्चा कंपोस्ट या उसको थर्मोफिलिक गर्मी नहीं प्रदान किया गया है, तो उससे खरपतवार बल्कि ज़्यादा होते हैं, तो जैविक में ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं। और खरपतवार प्रबंधन एक बहुत ही आवश्यक अवयव बन जाता है जैविक खेती में, तो खरपतवार के बीज भी उसमें ख़त्म हो जाते हैं। किसान भाइयों, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप कंपोस्ट को यहाँ से खेत में ले जाते हैं, तो वहाँ एक छोटी सी गलती किसान भाई लोग और करते हैं कि कंपोस्ट को वहाँ ऊपर खेत में डाल के छोटा छोटा हीप बना के, छोटे छोटे ढेर बना के उसको छोड़ देते हैं, और वो सूखता रहता है उसमें। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आप कंपोस्ट को खेत में ले जाते हैं, उसको तुरंत खेत में मिला देना चाहिए। इससे क्या होगा, क्योंकि ये जो जीवाणुओं का रोल होता है पूरा, अगर जीवाणुओं को पानी और हवा, दो चीज़ बहुत ज़रूरी होता है,
जब उसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा, नमी नहीं रहेगा और उसमें धूप में सूख जाएगा तो उसकी एक्टिविटी अच्छी नहीं होगी और वो जो है पोषक तत्व उपलब्ध नहीं कराएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं आगे और आपको जैविक खेती के बारे में बताता रहूँगा लगातार, और मेरा यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचाएँ, जिससे किसान इससे जैविक किसान लाभान्वित हुए। अगर जैविक जो नहीं भी करते हैं, जो कंपोस्ट बनाते हैं, कंपोस्ट के इस्तेमाल करते हैं कन्वेंशनल खेती में भी, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों, उनको जानकारी मिल सके, क्योंकि ये हमारा बहुत दिन का अनुभव है, ये अनुभव को वो उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।